आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी कंपनी पर चर्चा करने वाले हैं जिसने आप पिछले कुछ महीनों में मार्केट को सच में हैरान कर दिया है। बिल्कुल। और हैरान करना एक छोटी बात होगी अगर हम उनके नंबर्स देखें। वही तो, हम बात करें सोना BLW प्रिसिजन फॉर्जिंग्स की, जिसे मार्केट में हम सब सोना कॉमस्टार के नाम से जानते हैं। आज हमारे पास उनकी तीसरी तिमाही यानी Q3 FY26 की अर्निंग्स कॉल का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि अभी हाल ही में 23 जनवरी 2026 को हुई थी। हाँ। और इस चर्चा का हमारा जो मेन मोटिव है ना, वो ये समझना है कि एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी मतलब इतनी ग्लोबल उथल-पुथल और सप्लाई चेन के भारी संकट के बीच अपना अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कैसे दे सकती है। क्योंकि याद कीजिए, सिर्फ 2 क्वार्टर पहले ही इनका आईपीओ के बाद का सबसे खराब समय चल रहा था। सही कहा, Q1 में हालात काफी खराब थे, पर अब जो इनकी टर्न अराउंड स्टोरी है वो कमाल की है। इन्होंने वापसी करते हुए सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखिए, इस ट्रांसक्रिप्ट को जब मैंने गहराई से पढ़ा तो एक पैटर्न बहुत साफ नजर आया। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल सक्सेस की कहानी नहीं है। एक टर्म होता है एंटी फ्रेजिलिटी। ये उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एंटी फ्रेजिलिटी, इसको थोड़ा और समझाएंगे? एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब सिर्फ मुश्किलों को झेलना या सरवाइव करना नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो झटकों, मार्केट क्रैश और सप्लाई चेन के टूटने पर और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर उभरता है। यानी जब बाकी सब टूट रहे हो तब आप और मजबूत हो जाएं? एग्जैक्टली। जब ग्लोबल लेवल पर दूसरी कंपनियों की सप्लाई चेन बिखर रही होती है, तब कुछ चुनिंदा कंपनियां उस क्राइसिस को एक बड़े मौके में बदल देती हैं। सोना कॉमस्टार की इस क्वार्टर की रिपोर्ट ठीक इसी थ्योरी को साबित करती है। और चलिए इसको थोड़ा समझते हैं इनके नंबर्स के जरिए, क्योंकि अर्निंग्स कॉल में जो आंकड़े शेयर किए गए हैं वो काफी इंप्रेसिव हैं। हिस्ट्री में पहली बार इनका क्वार्टरली रेवेन्यू कहां तक पहुंचा है, इसका अंदाजा है? 1200 करोड़ रुपए को इन्होंने क्रॉस कर लिया। हाँ, एग्जैक्ट नंबर 1209 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 39% का जंप है। और सिर्फ रेवेन्यू नहीं, इनका क्वार्टरली EBITDA 305 करोड़ रुपए रहा, जो करीब 30% की ग्रोथ दिखाता है। पर मेरे हिसाब से सबसे इंप्रेसिव बात उनका EBITDA मार्जिन है, जो 25.2% पर स्टेबल रहा है। वही तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ऑटो कंपोनेंट जैसी टफ इंडस्ट्री में जहां रॉ मटेरियल की कीमतें और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं, वहां 25% का मार्जिन मेंटेन करना ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और मैं सोच रही थी कि ये बिना किसी अड़चन के तो नहीं हुआ होगा। एकदम सही सोचा आपने। अर्निंग्स कॉल के नोट्स पढ़ने पर पता चलता है कि इस तिमाही में इन्हें काफी सीरियस ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़े। जैसे कि वो हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट वाला इशू। हाँ, वही सबसे बड़ा झटका था जब चाइना ने भारत को हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पर बैन लगा दिया, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, खासकर ईवी ट्रैक्शन मोटर्स के लिए। और इसके साथ ही नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट टैरिफ्स को लेकर भी एक अलग अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। मतलब एक तरफ रॉ मटेरियल बंद, दूसरी तरफ सबसे बड़े मार्केट में टैक्स का डर। ऐसे दो झटके तो किसी भी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्शन हफ्तों के लिए रोक सकते थे। रोक ही देते। पर यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि इनकी R&D टीम की कैपेबिलिटी का असली टेस्ट यहीं हुआ। घबराने या प्रोडक्शन रोकने के बजाय उन्होंने एक जबरदस्त काम किया। वो डिजाइन शिफ्ट वाला काम। हाँ, उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने मोटर डिजाइन को लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट यानी LRE पर शिफ्ट कर लिया। खासकर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर EV मोटर्स के लिए। पर टेक्निकल लेवल पर इन दोनों मैग्नेट्स में तो काफी फर्क होता है ना। काफी फर्क होता है। हेवी और लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बीच हीट मैनेजमेंट और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा अंतर है। हेवी मैग्नेट्स ज्यादा तापमान सह सकते हैं, तो लाइट मैग्नेट्स यूज करने पर परफॉर्मेंस नहीं गिरी। यही तो इनकी इंजीनियरिंग की जीत थी। सोना की टीम ने मोटर की टोपोलॉजी, मतलब उसके अंदर की कॉपर वाइंडिंग और मैग्नेटिक स्ट्रक्चर की पूरी बनावट में ऐसे बदलाव किए कि लाइट मैग्नेट्स का इस्तेमाल करने पर भी मोटर की एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस में जरा भी गिरावट नहीं आई। ये तो ऐसा हुआ जैसे चलती हुई गाड़ी का इंजन बदल दिया हो और गाड़ी की स्पीड पर कोई असर ना पड़े। सही एग्जाम्पल दिया। और इस टेक्निकल अडेप्टेबिलिटी ने ना सिर्फ उनकी सप्लाई चेन की दिक्कत को खत्म किया, बल्कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उन्हें मार्केट में एक बड़ा एज भी दे दिया। वही एंटी फ्रेजिलिटी वाली बात। संकट आया और ये उससे और बेहतर होकर निकले। और वो जो US टैरिफ वाली चिंता थी, उसका क्या हुआ? वहां भी किस्मत ने उनका साथ दिया, या कहूं कि सिचुएशन उनके फेवर में टर्न हो गई।
यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडियम और हेवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए यूएसएमसीए कंटेंट से जुड़ी टैरिफ राहत को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। USMCA यानी यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। बिल्कुल, जिसके रूल्स के हिसाब से टैक्स बेनिफिट के लिए एक तय परसेंटेज पार्ट्स उन्हीं देशों के होने चाहिए थे। तो इस एक्सटेंशन से सोना को क्या फायदा होगा? इस 5 साल के एक्सटेंशन का सीधा मतलब ये है कि सोना कॉमस्टार अब बिना किसी भारी पेनल्टी या एक्स्ट्रा टैरिफ के अपने हेवी ड्यूटी पार्ट्स नॉर्थ अमेरिका में सप्लाई करना जारी रख सकती है। ये उनके कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। राहत तो जरूर थी, लेकिन इस सब के बीच एक चीज ने मुझे सच में हैरान किया। Here is where it gets really interesting. जब मैंने इनका रेवेन्यू मिक्स देखा तो एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल शिफ्ट नजर आया। हाँ, वो शिफ्ट काफी अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि देखिए, बड़ी कंपनियों के लिए इतने कम समय में अपने कोर मार्केट्स को शिफ्ट करना किसी बड़े समुद्री जहाज को मोड़ने जैसा होता है। बिल्कुल, उसमें काफी रिजिडिटी आ जाती है। पर इन्होंने एक मैसिव पिवट किया है। नॉर्थ अमेरिका, जो कभी इनका सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था, टोटल रेवेन्यू में उसका शेयर अब लगभग आधा रह गया है और उसकी जगह भारत का रेवेन्यू मिक्स बढ़कर 55% हो गया है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और इसमें जो सबसे हैरानी वाली बात है वो ये कि इस बदलाव के बावजूद इनका मार्जिन नहीं गिरा। वही ना, क्योंकि जनरल परसेप्शन तो यही है कि अगर आप अमेरिका या यूरोप से हटकर इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में आते हैं तो मार्जिन्स में भारी गिरावट आती है। आती ही है, पर सोना ने अपना 25% का मार्जिन बनाए रखा। इसका सीधा कारण उनका प्रोडक्ट मिक्स है। वो इंडिया में लो मार्जिन वाले सस्ते पार्ट्स नहीं बेच रहे हैं, बल्कि वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स पार्ट्स, ईवीज के लिए ट्रैक्शन मोटर्स और अब तो रेलवे के लिए भी काम कर रहे हैं। यही स्ट्रैटेजी उन्हें प्राइस वॉर से बचाती है। अब चूंकि आपने ईवी का जिक्र किया ही है तो इस पर थोड़ी और बात करनी बनती है। आजकल ईवीज को लेकर हर जगह एक नेगेटिव माहौल है। हर तरफ डूम एंड ग्लूम की हेडलाइंस हैं कि डिमांड खत्म हो रही है, कार मेकर्स अपने प्लान्स डिले कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स है, क्योंकि ग्लोबल मैक्रो डेटा और सोना कॉमस्टार के अपने नंबर्स बिल्कुल अलग कहानी बता रहे हैं। मतलब रियलिटी हेडलाइन से अलग है। बिल्कुल। नॉर्थ अमेरिका को ही लीजिए, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ईवी मार्केट है। वहां इस क्वार्टर में ईवी वॉल्यूम में 45% की भारी गिरावट आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 45% एक ही क्वार्टर में। ये तो किसी भी ऑटो सप्लायर के लिए काफी डरावना हो सकता है। और पिछले साल से तुलना करें तो 36% की गिरावट है। पर इतने बड़े क्रैश के बावजूद सोना कॉमस्टार का BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवेन्यू पिछली तिमाही के मुकाबले 21% बढ़ा है। मार्केट इतना गिरा और इनका रेवेन्यू 21% बढ़ गया, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल हुआ उनके कस्टमर्स और ज्योग्राफी की डाइवर्सिटी की वजह से। उनका ईवी का हिस्सा अब टोटल ऑटोमोटिव रेवेन्यू का 38% हो गया है। ये वही डाइवर्सिफिकेशन की ताकत है। सही कहा। आज के डेट में उनके पास 33 अलग-अलग ग्राहकों के साथ 64 प्रोग्राम्स हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ये डाइवर्सिटी ही उन्हें किसी एक मार्केट के डूबने से बचाती है। और इस डाइवर्सिटी को लगातार फ्यूल करने के लिए वो R&D पर काफी फोकस कर रहे हैं। मुझे उनके नए प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़कर काफी मजा आया। जैसे उन्होंने नोवेलिक्स के जरिए ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स में जो किया है। आप उनके नए रेडार सॉल्यूशन की बात कर रही हैं? हाँ, उनका नया 180 डिग्री एक्सटीरियर रेडार। ये तो मुझे कॉस्ट और टेक दोनों के लिहाज से एक गेम चेंजर लग रहा है। हैवी, क्योंकि ट्रेडिशनली एक मॉडर्न गाड़ी में आसपास को डिटेक्ट करने के लिए 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर और 4 कॉर्नर रेडार लगाने पड़ते थे, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स और महंगा होता था। और सोना का नया सिस्टम क्या करता है कि इन पूरे 16 सेंसर्स को हटाकर अपना काम सिर्फ 4 रेडार सेंसर से कर लेता है। सेविंग है, कम हार्डवेयर, बेहतर परफॉर्मेंस। लेकिन इनका R&D सिर्फ कार्स तक रुक नहीं रहा है। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो इनके इंक्यूबेटर से निकलने वाले नए प्रोडक्ट्स का होराइजन बहुत बड़ा है, जैसे रेलवे एयर स्प्रिंग्स। हाँ, रेलवे सस्पेंशन सिस्टम का ये प्रोडक्ट एक मास्टर स्ट्रोक है, खासकर जब इसे वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी जैसी हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए डिजाइन किया गया हो। इस एक प्रोडक्ट से उनका रेलवे सेक्टर का एड्रेसेबल मार्केट सीधा 4 गुना बढ़ जाएगा। और इसके अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। वो हाइड्रोलिक मोटर कंट्रोलर। बिल्कुल। ये पॉइंट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। ट्रैक्टर्स में आमतौर पर बड़े और भारी मैकेनिकल पंप्स होते हैं ना, पर सोना ने इस नए प्रोडक्ट में एक मोटर के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिए हैं।
ये पंप स्टीयरिंग और ब्रेकिंग सबको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंट्रोल करता है। यही वजह है कि वो अब सिर्फ एक ट्रेडिशनल फोर्जिंग कंपनी नहीं रहे, बल्कि एक टेक्नोलॉजी फर्स्ट कंपनी बन चुके। और इन सब का असर उनकी ऑर्डर बुक पर क्लियरली दिख रहा है। आंकड़े बताते हैं कि उनका RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पाइपलाइन इस वक्त हिस्ट्री में सबसे स्ट्रांग है, पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा। और उनकी नेट ऑर्डर बुक का साइज 235 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें 71% हिस्सा सिर्फ EV का है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब दुनिया में स्लोडाउन है तो ये ऑर्डर बुक इतनी तेजी से क्यों भर रही है? इसका जवाब ग्लोबल सप्लाई चेन के नए नक्शे में छुपा है। यूरोप में इस वक्त उनके कई कॉम्पिटिटर्स बहुत ही गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस और बैंकरप्सी का सामना कर रहे हैं। यानी वहां कंपनियां बंद हो रही हैं? हाँ, और इसका नतीजा ये है कि लगभग 400 से 500 मिलियन यूरो का रेवेन्यू अब सप्लाई चेन में फिर से बंटने वाला है। Someone's loss is someone's gain। एग्जैक्टली। ऐसे माहौल में ग्लोबल ऑटोमेकर्स चाइना पर अपनी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं और सीधे भारत की तरफ देख रहे हैं, खासकर सोना जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स की तरफ। इसके अलावा स्टार्टर मोटर मार्केट से भी कुछ बड़े ग्लोबल प्लेयर्स बाहर निकल रहे हैं, जिसका फायदा इन्हें मिल रहा है। ये तो सच में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। लेकिन इस तेजी से बढ़ते बिजनेस को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है। और उस पर एक नया चैलेंज भी आया, नए लेगो कोड्स जो 21 नवंबर 2025 से लागू हुए हैं। हाँ, उसकी वजह से ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की लायबिलिटीज बढ़ गईं। जिसके चलते इस तिमाही में कंपनी को 30 करोड़ रुपए का एक वन टाइम इम्पैक्ट झेलना पड़ा और फ्यूचर में भी सालाना 4 करोड़ का असर रहेगा। पर इतने बड़े वन टाइम हिट के बावजूद अगर आप उनका एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो अब भी 20% बढ़कर 181 करोड़ रुपए हो गया है। ये उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है। इससे अर्निंग्स कॉल का एक बहुत ही जरूरी सवाल याद आया। एक इन्वेस्टर ने पूछा था कि अगर हम हाल ही में खरीदे गए रेलवे बिजनेस को पूरी तरह हटा दें तो कंपनी की कोर ग्रोथ कैसी दिखती है? ये काफी टिपिकल इन्वेस्टर सवाल है, पर इस पर मैनेजमेंट का जो जवाब था वो कैपिटल एलोकेशन की एक मास्टर क्लास है। उन्होंने अपनी फ्लाईव्हील स्ट्रैटेजी समझाई। फ्लाईव्हील स्ट्रैटेजी, जिसे अमेज़न जैसी कंपनियां यूज करती हैं। बिल्कुल वही। मैनेजमेंट का काम सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना नहीं है, उनका काम है करंट बिजनेस से कैश जनरेट करना और उसे सही समय पर नए ग्रोथ इंजिन्स में इन्वेस्ट करना। जैसे उन्होंने 2020 में मोटर बिजनेस एक्वायर किया था। सही पढ़ा आपने, वो उनका पहला नया फ्लाईव्हील था। अगर वो तब सिर्फ अपने पुराने बिजनेस पर रुके रहते तो आज उनकी ग्रोथ आधी भी नहीं होती। और अब 2026 में ये रेलवे बिजनेस का एक्विजिशन, ये उनका अगला फ्लाईव्हील है। हाँ, आज मोटर बिजनेस कैश दे रहा है जो रेलवे में लग रहा है, कल रेलवे कैश देगा जो किसी और नई टेक्नोलॉजी में लगेगा। ये 15 से 25 साल के लिए लॉन्ग टर्म अर्निंग्स बढ़ाने का तरीका है। ये लॉन्ग टर्म सोच ही ने अलग बनाती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने आज क्या सीखा? नॉलेज तभी काम की है जब उसे समझा जाए। आज ये क्लियर हुआ कि चपलता यानी एजिलिटी, मजबूत R&D और डाइवर्सिफिकेशन किसी भी बिजनेस को ग्लोबल झटकों से बचा सकते हैं। सोना कॉमस्टार की कहानी यही सिखाती है कि सप्लाई चेन के संकट को रोकने के बजाय उसे मार्केट शेयर बढ़ाने के मौके में कैसे बदला जाए। बिल्कुल, उन्होंने ग्लोबल लेवल पर वही किया है। और अब इस डीप ड्राइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा थॉट जो डिस्कशन में ज्यादा नहीं आया पर सोर्स नोट्स में एक छोटा सा इशारा जरूर था। सोना कॉमस्टार सी मोटिव के साथ मिलकर एक मूनशॉट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक मोटर्स कहते हैं। ये बिना मैग्नेट वाली मोटर का कॉन्सेप्ट है। हाँ, जरा सोचिए, ये पूरी तरह से मैग्नेट बेस्ड मोटर साइंस को चैलेंज करती है। एक कंपनी जो आज की सप्लाई चेन कॉपर और मैग्नेट्स में इतनी माहिर है, अगर कल फिजिक्स का बेस रूल ही बदल जाए तो क्या उनकी ये एंटी फ्रेजिलिटी उस सुनामी में भी टिक पाएगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। और साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका की न्यूज़लेटर का वो इशारा कि अगर ईवी मार्केट से सारी गवर्नमेंट सब्सिडी खत्म हो जाए और ईवी अपनी मेरिट पर पेट्रोल गाड़ियों से लड़े तो ये फ्यूचर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। हम ऐसी ही किसी और शानदार चर्चा के साथ फिर मिलेंगे।